हेलो व्यूअर्स, दिस दीपक हियर। हमने लास्ट वाले वीडियो में यूपी टेट 2020 वाला रीट नहीं, यूपी टेट का 2020 वाला ओनली हिंदी का जो है पेपर सोल्व किया था। अब आज हम कर रहे हैं यूपी टेट। आज हम कर रहे हैं यूपी टेट 2018 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये इसने यहाँ पे पूछा है। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सनातन, अविच्छिन्न, शाश्वत, नश्वर। तो क्या हो जाएगा आपका अविच्छिन्न। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत होगा? ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछने का तरीका है इसका। आजकल यही पैटर्न चल रहा है, तो पूछ सकता है इस तरह से आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो रास्ता नापना या फिर आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये सही है। ठीक है, लोहा लेना, सामना करना, ये भी सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी सही है। यानी कि ये तो सब सही है, यानी कि इसने गलत वाला पूछा था, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट वाला। देखो 33। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? आंख का अंधा, नाम नयन सुख। नाम के प्रतिकूल कार्य करना, सही है। अक्ल बढ़िया भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, यह भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ये भी सही है। आबेल मुझे मार, बेल को मारना, ये क्या हो गया? गलत। आबेल मुझे मार, बेल को मारना नहीं होता इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आफत मोल लेना, कोई भी परेशानी में खुद पड़ना। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। चौथा देखिए, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड प्लस डयन, उच्च प्लस डयन, उत प्लस डयन, उड प्लस डयन। चारों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? उत प्लस डयन। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। संधि होगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका 34 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर 35। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन से वाले शब्द की है? ठीक है, पहला है दृष्टा, दूसरा है रचयिता, तीसरा है सुषुप्त, चौथा है सृष्टा। तो सही वाला कौन सा है? दृष्टा। इसने रचयिता, ये गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं रचयिता, यह आएगा य, रचयिता। और ये सुसुप्त होता है, सुसुप्त नहीं, सुसुप्त, पर ये गलत है। ठीक है, सृष्टा भी गलत है, दृष्टा क्या होगा? सही आंसर होगा। चौराहा, ये चौराहा से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसने रीट में पूछा हुआ है। चौराहा में कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? द्विगु। ठीक है, क्यों? क्योंकि चौराहा 4 रास्तों का समूह, तो संख्यावाचक हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी ये द्विगु तभी होगा जब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच में ये बात करे। अगर ये 9 से अधिक संख्याओं के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे आपके द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आएगा? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम न आना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुप्त मंत्रणा, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना। कहते हैं ना अपन कि आजकल तो पड़ोसियों के खूब कढ़ाई में गुड़ पक रहा है अंदर ही अंदर। तो यानी कि अंदर ही अंदर क्या हो रही है? गुप्त मंत्रणा हो रही है, किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं, किसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 38। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो अवयवी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। तत्पुरुष में तो उत्तर पद प्रधान होता है, अवयवी में प्रथम पद प्रधान होता है, द्विगु में भी होता है। ठीक है, इसमें संख्यावाची होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। तो कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी अन्य पद, तो बहुव्रीहि। स्वर किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का, लिंग का। तो ये तो सबको पता है बच्चे को, ये किसका है? वर्ण का। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है
तो अत्याचार का आप तोड़ लो इसको, तो किस में टूटेगा? अति प्लस आचार, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अति में अति उपसर्ग आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 41, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे? अनुकरण का सिद्धांत। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। 42, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमान में उपमेय का निषेध रहित आरोप है, ठीक है, यानी कि उपमेय और उपमान को एक रूप कहा गया है, तो ये कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद है 43, ऊष्म वर्ण है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन से होंगे? तो ऊष्म वर्ण आप जानते हो कौन से होते हैं? श, श और स, ठीक है। मेंढक का तत्सम रूप क्या होगा? बंदूक, मुद्दक, मुष्टि, मंडूक, ठीक है। तो मेंढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मंडूक। तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द। 45, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस गज, दीह प्लस गज, दिग प्लस गज या दिग प्लस अगज। तो सीधा सा क्वेश्चन है दिक प्लस गज। गुप्त का विलोम क्या है? भुक्त, प्रकट, मुक्त या लिप्त। तो 46 में क्या होगा आपका? गुप्त का विलोम प्रकट, ठीक है। ये हो गया आपके 46 तक क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 या 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है, या क्या अर्थ है? दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या मालदार। तो गांठ का पूरा क्या हो सकता है? थोड़ा देखिएगा आप। इसका होगा गांठ का पूरे का ईमानदार, यानी कि अपनी बात, मतलब गांठ का पूरा मतलब बात पे रहने वाला, ठीक है, ईमानदार आदमी। 48 वाला देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, बल, गति, चाल, निशाना या उद्देश्य। फोर्थ में सही या गलत। तो लक्ष्य के लिए क्या आ जाएगा? निशाना या उद्देश्य। जैसे आपका लक्ष्य क्या है? रीट एग्जाम क्लियर करना। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल या बिजली, सेना या शक्ति, ठीक है। तो सुधा के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? अमृत और पानी। 50वां, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये पिछले पेपर में भी देखा आपने 2020 वाले में, ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, उसमें नहीं तो किसी और में देखा होगा, लेकिन देखा है अपन ने, ये पहले कर चुके हैं अपन। लोकोक्ति का अर्थ आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम होना, संतुष्ट होना। तो क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन रीट वाले इधर रिपीट हो रहे हैं, कुछ इधर से रीट में रिपीट होंगे, ठीक है। इसीलिए कर रहे हैं अपन, ताकि वो रिपीट हुए क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर दो। ये आ गया आपका गद्य, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं गद्य को, फिर इसके आधार पर प्रश्न करेंगे। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधों ने हमें केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही है। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है, ठीक है। देखो, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? वैसे तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसने पूछ लिया क्या नहीं देते हैं, ठीक है। 51, तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, हरियाली, भोजन या जल। जल नहीं देते, ठीक है, जल के स्रोत अलग होते हैं, ठीक है। 52, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है?
पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना बिल्कुल बढ़ रही है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी और छायादार फलों वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण का छायादार फलों के वृक्ष मतलब वृक्षों पर फलों का लगना ये नहीं होगा, ये दुष्परिणाम नहीं है, ये 3 तो होंगे। कविता शिक्षण की विधि है लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या अक्षरबोध प्रणाली। ठीक है, तो कविता शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी आपके? अर्थबोध प्रणाली, यानी कि आप अर्थ का बोध ले मतलब उसका अर्थ निकाल कर बता सको। शिक्षक के द्वारा अर्थबोध प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? कविता के संबंध में स्वयं ही क्या किया जाता है? अर्थ बताया जाता है। ठीक है, जैसे छंद हो गए, अलंकार हो गए, उनके बारे में बताया जाता है, तो उससे क्या होता है? कविता शिक्षण की विधि हो जाती है आपके। 44 क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विलोम देखने हैं तो लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन, यौवन का वार्धक्य, एकांगी का सर्वांगीण। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत होगा? इसमें होगा विश्लेषण का विवेचन। विश्लेषण का क्या होता है? विश्लेषण का होता है संश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 या 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत विकल्प कौन सा होगा? अन्योन्य, परस्पर, कृति, रचना, अन्यान्य और कृति, निकृष्ट, पुरुष। ठीक है, तो इसमें भी गलत वाला पूछा है, तो इसमें कृति यानी निकृष्ट पुरुष सही नहीं है, क्योंकि कृति का सामान्य अर्थ क्या होगा? इसका होगा निपुण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि ये वाला गलत है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति में असफल, ईश्वर भक्ति के छोड़कर व्यापार में लगना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना, या एक ऑप्शन और रह गया, किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। यानी कि आए थे हरि भजन करने और कपास को ओटने लग गए, यानी कि काम करने के आए थे और करने क्या लग गए। ठीक है, 4th वाला। 57 वाक्य और उसके भेद संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य, नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, लक्ष्मी गई और सोफिया आई, कैसा वाक्य? सरल वाक्य। ठीक है, तो इसमें गलत वाला पूछा है इसने, तो गलत वाला कौन सा है? लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये कैसा वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, ये कैसा वाक्य? आपका संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें और संयुक्त अक्षर है, जैसे यहाँ पे ये और था तो ये अलग था, ये अलग था। ठीक है, और ये मिश्र है ही सही, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल है ही सही, तो यहाँ पे और के साथ ये दूसरा आया ना पद, तो ये क्या होना चाहिए था आपका? सरल वाक्य नहीं होगा, ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। ठीक है, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो सेम ही है। कम खर्च करने वाला ये गलत है, मितव्ययी होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेकंड वाला आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 59, 2 क्वेश्चन और रह गए। और 60। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या आएगा? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध वाला देखना है। मैं क्या कहता? ठीक है, मुझे क्या कहना, मतलब मुझे क्या कहना चाहिए था, मैं क्या कहता। उसके बाद है आपका महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है, ये सब अब गाना गाएंगी।
नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ठीक है, नेगेशन वाला है। उसने पूछा तुम कहाँ थे। ठीक है, विराम चिन्ह की दृष्टि से देखना है। ठीक है, तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाला गलत होगा? तीसरा वाला, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ठीक है, ये क्या होगा? अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध रूप नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ठीक है, नहीं के बाद क्या आएगा? कोमा आएगा। यहाँ इसने कोमा नहीं लगाया, इसलिए क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। 60वां देखिए, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ठीक है, ये भी सही है। वही वही वाली बात है कि पैर उतना ही पसारो जितनी अपनी गोदड़ी हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको बड़ा कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए प्रयास भी बड़े वाले करने पड़ेंगे। चौथा है आपका, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। ठीक है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। ये तो इसने कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? आपका गलत होगा। तो ये वाला पेपर भी क्या होता है? कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।